औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा कल हमारा डिस्कशन टैक्स ईयर्स का हमने ख़त्म कर लिया था। हमने देखा 3 तरह के टैक्स ईयर्स होते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर जो 1 जुलाई से शुरू होता है 30 जून तक, 12 महीनों का साल होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, और उसका नाम रखा जाता है उस कैलेंडर ईयर की मुनासिबत से जिसमें नॉर्मल टैक्स ईयर एंड हो रहा होता है। स्पेशल टैक्स ईयर हर वो टैक्स ईयर जो 30 जून के अलावा एंड हो रहा है, हर वो 12 महीनों का ईयर जो 30 जून के अलावा एंड हो रहा है, और उसका नाम दिया जाता है उस नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से जिसके बैंड में उसका स्पेशल टैक्स ईयर एंड फॉल कर रहा हो। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, अगर कोई टैक्स ईयर स्पेशल से नॉर्मल, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से स्पेशल में चेंज होता है तो एक ऐसा पीरियड रह जाता है जो ना पिछले पूरे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है ना अगले नए टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, जो यतीम पीरियड मैंने कहा था, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, और उसका भी नेमिंग सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही रखा जाएगा जैसे स्पेशल टैक्स ईयर का। क्या टैक्स ईयर चेंज हो सकता है? जी हो सकता है। वैसे तो क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए डिटरमिन किया जाता है एफबीआर की तरफ से, लेकिन क्या चेंज हो सकता है? जी हो सकता है। कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। कमिश्नर चाहे तो अप्रूव करे, रिजेक्ट करे, अप्रूव करे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, और पहले से दी हुई अप्रूवल को विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अप्रूवल देगा तो फिर जो ऑर्डर में डेट ऑफ इफेक्टिव डेट आएगी उस डेट से स्पेशल टैक्स ईयर इफेक्टिव हो जाएगा। अगर तो अप्रूव नहीं करता या पहले से दी हुई परमिशन को विड्रॉ कर देता है तो क्या अग्रीव्ड टैक्स पेयर के पास, अग्रीव्ड टैक्स पेयर मतलब जिसके खिलाफ डिसीजन आया, अग्रीव्ड टैक्स पेयर कह रहा हूँ मैं उसको, क्या अग्रीव्ड टैक्स पेयर के पास कोई और कोर्स ऑफ एक्शन है? हमने कहा जी, वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। किसको? बोर्ड को, यानी चेयरमैन एफबीआर को, जिसका डिसीजन फाइनल होगा। ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बातें की थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसको कहा जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में कहा कि आम ज़ुबान में, बोल चाल में हम रेजिडेंशियल का वर्ड यूज़ करते हैं, कहाँ का रिहायशी है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब कि रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली आपकी बिलोंगिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। जैसे कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप बोलते हैं भाई मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ। लेकिन हमने ये देखा कि टैक्स की दुनिया में टैक्स पर्पसेस के लिए नेशनैलिटी से लिंक्ड नहीं है ये रेजिडेंशियल स्टेटस। नेशनैलिटी से इसका ताल्लुक नहीं है, नेशनैलिटी से या डोमिसाइल से इसका ताल्लुक नहीं है। अ पाकिस्तानी नेशनल में बी नॉन रेजिडेंट एंड अ फॉरेन नेशनल में बी रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस। ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ये है टैक्स की दुनिया का रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पसेस। क्या ये बात समझ आती है आपको? तो टैक्स की दुनिया में रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमिन ही क्यों कर रहे हैं, इसको हम देखेंगे बाद में। डिटरमिन ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा देखो, वैसे तो आम दुनिया में, आम बोलचाल में रेजिडेंशियल स्टेटस रिप्रेजेंट्स योर सेंस ऑफ अटैचमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, योर अटैचमेंट। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा, बिलोंगिंग और अटैचमेंट ही प्रेजेंट हो रही होगी आपकी। और हमने कल नंबर ऑफ डेज से देख भी लिया कि वो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम देख रहे हैं, उसी की मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। और रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का देखने में हमने ये देख लिया कि एक क्राइटेरिया किस पर बेस कर रहा था, नंबर ऑफ डेज पर बेस कर रहा था। और वो नंबर ऑफ डेज का क्राइटेरिया क्या था कि अगर 183 या उससे ज़्यादा, या मैं कह दूं मोर देन 182 डेज, ये भी कह सकता हूँ। देखो दोनों तरह से कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ अगर किसी के मोर देन 182 डेज फिजिकली प्रेजेंट था वो पाकिस्तान में, अगर कोई भी इंडिविजुअल मोर देन 182 डेज पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट था, उसका मतलब भी यही है 183 और मोर। या मैं कह दूं 183 और मोर, उसका मतलब भी यही है मोर देन 182 डेज। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? यानी कि मैं अगर ये कहूं जो मोर देन
182 डेज पाकिस्तान में रहा, ये बात कहूँ तो ये बिल्कुल इसी के बराबर है कि अगर मैंने कहा 183 और मोर डेज। क्या ये बात बराबर है? तो अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए। इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल पाकिस्तान में जिसने 50% से ज़्यादा हिस्सा एक साल का गुजारा, कौन से साल का? टैक्स ईयर का। टैक्स ईयर का, टैक्स ईयर का, कैलेंडर ईयर का नहीं, किसका? टैक्स ईयर का आधे से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में गुजार दिया, टैक्स ईयर का आधे से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में गुजार दिया, हम उसको क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? ठीक है, आधे से ज़्यादा हिस्सा। अब आप कह सकते हो सर आधे से ज़्यादा कह रहे हैं आप, कभी फरवरी अगर 29 का हो गया तो हमने कहा क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा। 183 डेज हो गए, रेजिडेंट हो जाएगा टैक्स ईयर में। 183 डेज टच कर गया, क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। क्या ये बात सिंपल है? आसान बात थी। फिर मैंने आपको मंथ्स की काउंटिंग, मंथ्स के अंदर डेज कितने होते हैं वो तरीका भी बताया था। मैंने कहा था ये आपको डेज़ की काउंटिंग भी करना पड़ेगी, और डेज़ की काउंटिंग का तरीका ये है कि आपको ये देखना होगा किस महीने में कितने दिन हैं। तो आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, जो उभरी हुई हड्डी है वो 31 का महीना कंसीडर कीजिए, जैन 31, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। ये दोनों 31 के महीने हैं, याद रहेगा ये। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। सिंपल है। एक बात और भी आसानी के लिए बता दूं, एक बात और भी आसानी के लिए बता दूं। मिसाल के तौर पर सवाल आता है, मिस्टर एहसन लेफ्ट पाकिस्तान, मिस्टर एहसन लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 31 दिसंबर, ये लिखा हुआ है। तो अब काउंटिंग कर रहे हैं बच्चे, काउंटिंग कर रहे हैं दिन कितने हुए, जुलाई 31, अगस्त 31। अरे भाई आपको काउंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक के जो दिन हैं वो होते हैं 184। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, गिन के रख लो। यानी मिसाल के तौर पर अगर बिल्कुल ऐसी बात हो रही है कि पूरे 6 महीने की बात हो रही है कि भाई जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और दिसंबर को वो फ्लाई कर रहा है, इसका मतलब पूरे शुरू के पूरे 6 महीने कहाँ रहा? पाकिस्तान में रहा। और आप गिन रहे हो तो ठीक है, गिनना है तो गिन लो, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों में दिन कितने बनते हैं? 184। तो फिर ना गिनने में टाइम लगाने की ज़रूरत है, ना इतना सोचने की ज़रूरत है। अब बोलो भाई 184 डेज वो पाकिस्तान में रहा है तो वो रेजिडेंट बन गया। ठीक है, और लिखा हुआ आ रहा है एग्जाम के अंदर, मिस्टर अब्दुल्ला अराइव्ड कराची ऑन 1 जैन 2023। 1 जनवरी को कराची पहुंचा है। उससे पहले कहाँ था? बाहर होगा। उससे पहले कहाँ होगा? बाहर होगा। इसका मतलब 1 जनवरी को कराची पहुंचा है, तो अब वो पाकिस्तान में कितने दिन का क़याम होगा उसका? 1 जनवरी से 30 जून तक का क़याम होगा उसका। तो क्या भाई कितने दिन बनेंगे? 181 डेज बनेंगे। 181 डेज बनेंगे। अब अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं तो क्या कोई परेशानी होगी आपको? भाई 1 जनवरी को जो पाकिस्तान आया तो 1 जनवरी से 30 जून तक 181 डेज बनते हैं। सही है। तो मैंने आपको एक और पते की बात बताई क्विक रेफरेंस के लिए, अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो यहाँ से ये पूरा जो टैक्स ईयर है, अगर मैं इसको 2 हाफ में तोड़ दूँ, 1 जुलाई 23 से 31 दिसंबर और फिर 30 जून, तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट हाफ कितने दिन का है? 184। अगर पूरा फर्स्ट हाफ हो रहा हो तो 29 दिसंबर हो रहा हो, 28 दिसंबर हो रहा हो, तो ऐसा पूरा फर्स्ट हाफ नहीं, फिर देखना पड़ेगा। सही है, अभी हम करेंगे कैलकुलेशन में, बताऊंगा आपको। तो ये पूरा फर्स्ट हाफ 184 डेज का है, और ये पूरा जो सेकंड हाफ है ये 181 डेज का है। अब दोनों को ऐड करोगे तो बनते हैं 365 डेज। ये आसानी के लिए मैंने बता दिया। कोई अपनी उंगलियों पर गिनना चाहे तो गिन सकता है, मना नहीं है। आपकी अपनी ज़ाती उंगलियां हैं, अपनी उंगलियों पे गिनना है, सामने वाली की उंगलियों पे नहीं गिनना। यार हाथ तो दिखाओ, तेरी उंगलियों पे गिनूंगा मैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक हो गई बात? क्लियर है? अच्छा, अगला क्राइटेरिया थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। अगले क्राइटेरिया पर आने से पहले इसी क्राइटेरिया के
एक दो सवाल कर लेते हैं और पहले एक बात भी समझ लेते हैं। अगला क्राइटेरिया कौन सा वाला है, ज़रा देखो मेरे बच्चों, सी वाला। अभी वो सी वाला क्राइटेरिया मैं आपको नहीं बताया, बातें बताऊंगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले रूल 14 देख लो। उससे पहले क्या देख लो? रूल 14 देख लो। रूल 14 को देखना क्यों जरूरी है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात, तवज्जो सबकी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। रूल 14 देखना क्यों जरूरी है? डेज की काउंटिंग इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मिसाल के तौर पर मिस्टर अब्दुल्ला आज कराची से जा रहे हैं यूएस की तरफ। क्या डेट है आज? 3 अक्टूबर को मिस्टर अब्दुल्ला जा रहे हैं कराची से यूएस। कराची से यूएसए की फ्लाइट है। और सर फ्लाइट कब है? 3 अक्टूबर की फ्लाइट है। सवाल पैदा होता है, सर क्या 3 अक्टूबर वाला दिन पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा? पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा नहीं आएगा? अच्छा, और हमने कहा कि फ्लाइट थी 3 अक्टूबर 12:30 बजे रात के, हैं? सिर्फ आधा घंटे, मतलब दिन शुरू हुआ 3 अक्टूबर शुरू हुआ और रात के 12:30 बजे फ्लाइट थी उसकी। कहा नहीं सर फ्लाइट देखेंगे। जैसे ही हमने देखा हवाई जहाज, आसमान हमारी नज़रों से ओझल हो गया, वो वाला टाइम नोट करेंगे हम। ऐसा है, इतना मुश्किल और टेक्निकल नहीं होना हमने, बड़ा आसान तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है। रूल टू काउंट डेज पढ़ो, आ जाओ रूल 14 पढ़ते हैं। रूल टू काउंट डेज एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान बिकम्स वाइटल। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कब? व्हेन अ पर्सन हैज फ्रीक्वेंट विजिट्स टू और फ्रॉम पाकिस्तान। अब अगर किसी के फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं, मेरे और आपकी तरह नहीं है, 10 साल से हम पाकिस्तान में ही हैं, सही है, हमारे लिए ये रूल किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जिसकी तरह, समझ रहे हो ना, छोटी मोटी दुकान जरा यूएसए की किसी मार्केट में है, एक आध उबर करीम उसकी चल रही है, वहाँ पे यूके में भी चल रही है, साउथ अफ्रीका में छोटी मोटी तरह, समझ रहे हो ना, डायमंड की माइन है उसकी, कभी इधर कभी उधर, मूवमेंट ज़रा ज़्यादा है। दुबई में एक छोटा मोटा बुर्ज खलीफा के अंदर एक छोटी सी परचून की दुकान है उसकी। तो हमने कहा ऐसे लोग जिनकी फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग है, उनके डेज को काउंट करने का तरीका क्या है सर? फिर वो तो आते जाते रहते हैं बहुत। तो हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स का रूल 14 है। ये रूल 14 आपको याद होना चाहिए, आता भी है, और अगर नहीं भी आता तो प्रैक्टिकली तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 14 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर काउंटिंग डेज। पहला जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट, पार्ट ऑफ द डे एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे। अभी हम पढ़ रहे हैं रूल 14। रूल टू काउंट डेज। जो है पेज नंबर क्या? रूल टू काउंट डेज पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे। अच्छा सर 3 अक्टूबर सवाल में लिखा हुआ है ऑन 3 अक्टूबर मिस्टर अब्दुल्ला लेफ्ट फॉर यूएसए। 3 अक्टूबर पाकिस्तान की डेज की काउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। 3 अक्टूबर को अब्दुल्ला लेफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। 3 अक्टूबर को अब्दुल्ला की फ्लाइट है। कितने बजे? इससे कता नजर सर रात के 12:30 बजे की फ्लाइट है। 3 अक्टूबर जैसे ही शुरू हुआ, रात के 12 बजे 12:30 बजे की फ्लाइट है हमारी बला से। सर आधे घंटे बाद तो फ्लाइट उड़ गई, क्या वो दिन आप काउंट करेंगे पाकिस्तान में? मैंने कहा जी करेंगे। पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा भी अगर वो पाकिस्तान में था, वो काउंटिंग में कहां की आएगा? पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा। क्या ये बात समझ आती है?
पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे। और मिसाल के तौर पर मिस्टर नईम है, मिस्टर नईम पाकिस्तान में आ रहे हैं और उनकी फ़्लाइट रात के 11:30 बजे पाकिस्तान की सरजमीन पर उतर रही है। आधे घंटे बाद दिन चेंज होने वाला है, पूरा दिन वो पाकिस्तान में नहीं थे। और सर वो 15 सितंबर को पाकिस्तान में उनकी फ़्लाइट लैंड कर रही है, 15 सितंबर 11:30 बजे। क्या वो दिन काउंट होगा? रात के 11:30 बजे आ रहा भाई, मैंने कहा सर 11:55 पे भी आएगा तो भी काउंट होगा। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे। प्रैक्टिकली बता दूं कि ये कैसे होता है, प्रैक्टिकली बता दूं, प्रैक्टिकली वही मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ मेरा बच्चा, उसी पर आ रहा हूँ। प्रैक्टिकली अब आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है और कैसे होता है। सुन लो जरा, किसी ने जिसने भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा उसको पता होगा कि जैसे ही वो मिसाल के तौर पर फ्लाइट लैंड हुई, फ्लाइट से उतरा, फ्लाइट लैंड भी हो जाएगी, फ्लाइट से उतर भी जाएगा, उसके बाद फिर वो इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जाएगा, इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर जाके अपना पासपोर्ट देगा और उसके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगता है, स्टैंप लगता है कि ये हमारे मुल्क में आ गया। उस पासपोर्ट पर जो डेट होगी बेसिकली वो कंसिडर की जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अगर प्लेन आपका, ऐसे सवाल में ऐसे नहीं आता कि प्लेन इतने बजे लैंड किया तो आप बताओ क्या होगा, सवाल में ऐसे नहीं आता, ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी का रात के 11:15 बजे प्लेन लैंड कर गया है और डेट है 15 सितंबर, 15 सितंबर की रात 11:15 बजे प्लेन लैंड कर गया, तो वो प्लेन लैंड करेगा, थोड़ी देर ज़रा प्लेन रुकेगा, लोग उतरना शुरू होंगे प्लेन से, ठीक है। आप प्लेन के कोने में बैठे हुए हो, उतरने में आपको आधा घंटा लग गया। फिर जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर एंटर हुए, ठीक है, तो आपने सबसे पहले वॉशरूम का रुख किया, ज़रा मुंह पे पानी वानी डालते हैं, ज़रा रेस्ट रूम से फ्री हो जाते हैं, 15-20 मिनट उधर लग गए, डेट चेंज हो गई भाई। तो भले आपका प्लेन तो लैंड किया होगा रात के 11:15 बजे 15 दिसंबर को, लेकिन आप जब इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जाएंगे तो 12:30 बज चुके होंगे और डेट चेंज होगी, क्या हो गई होगी, 16 सितंबर हो गई होगी। तो आपके पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो स्टैंप लगाएगा वो कौन सी डेट का लगाएगा, 16 सितंबर का लगाएगा। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो ये है कि आप 16 सितंबर को पाकिस्तान में एंटर हुए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग फिर 16 सितंबर से आपके डेज काउंट होना शुरू होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? इसी तरह से जब पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं तो भी आपको इमिग्रेशन काउंटर से होते हुए बाहर जाना होता है, तो इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर स्टैंप लगता है, ठक, ये पाकिस्तान से बाहर हो गया। तो जो डेट इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर आएगा, जिस डेट का स्टैंप आएगा, तो क्या वो डेट काउंटिंग में आएगी? वो डेट काउंटिंग में आएगी। आप उस दिन जा रहे हो बाहर, कोई मसला नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ द डे तो आप उस दिन हो, इसका मतलब तभी तो काउंटर और स्टैंप के ऊपर वो डेट आ रही है। तो जो डेट आएगी वो आपकी डेज की काउंटिंग में आएगी। यानी कि हम जिस क्लाइंट का ये कह देते हैं ना कि ये तो नॉन रेजिडेंट है, इसकी ये नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, या ये पूरा साल पाकिस्तान में था ही नहीं, या ये था तो ये नॉन रेजिडेंट है, इसकी फॉरेन सोर्स इनकम, जो भी अभी आपको बताएंगे क्या मतलब होता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की इम्प्लीकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले टैक्स वाला बोलता है ठीक है, मुझे आप इसकी पासपोर्ट की कॉपीज भेजो। क्यों मांगता है वो? पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंप देखता है, किस डेट को आया, किस डेट को गया, किस डेट को आया, किस डेट को गया। हम कहते हैं भाई पूरा साल पाकिस्तान में था ही नहीं, टैक्स पेयर। मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त है, वो पिछले साल पाकिस्तान में था ही नहीं और वो इस साल आया, मिसाल के तौर पर 15 जुलाई को आया और पिछला पूरा साल वो पाकिस्तान में था ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। हम अगर टैक्स वाले को बोलते हैं भैया वो तो पिछले साल पूरा आया ही नहीं, वो तो पिछला पूरा साल था ही नहीं, उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम थी ही नहीं, ब्लैंक रिटर्न फाइल कर दिया, तो वो बोलेगा ठीक है ज़रा उसके पासपोर्ट की कॉपी दो आप एज एविडेंस। बात समझ आती है? सो दिस इज द सोर्स एविडेंस। तो क्या अभी आप लोगों को बातें क्लियर हो गई? अब इस रूल को मजीद पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे, वो पूरा दिन काउंट होगा। डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान, जिस दिन अराइव होगा वो दिन भी पूरा काउंट होगा, जाहिर सी बात है। डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, वो भी पूरा काउंट होगा।
पब्लिक हॉलीडे वाला दिन भी पूरा काउंट होगा। डे ऑफ लीव, पब्लिक हॉलीडे, मिसाल के तौर पर मेरा कोई रिश्तेदार है, वो आया है पाकिस्तान में विजिट के लिए, किसी काम से आया है, किसी ऑफिशियल काम से आया है, और वो कह रहा है मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आया हूँ। कितने हफ्ते के लिए आया हूँ मैं? 2 हफ्ते के लिए आया हूँ। और यार उसके अंदर ये 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी की छुट्टी आ गई है, क्या ये छुट्टी वाला दिन मेरे डेज की काउंटिंग में कंसिडर किया जाएगा? मैं क्या बोलूँगा उसको? कंसिडर किया जाएगा भाई, ठीक है। पहले पब्लिक हॉलीडे आ गई तो क्या हो गया। डे ऑफ लीव, मिसाल के तौर पर मेरा कोई कज़न यूएसए से पाकिस्तान आ गया, किसी ऑफिशियल काम से आया है, किसी ऑफिशियल काम से आया है, कंपनी ने भेजा है उसको। किसी ऑफिशियल काम से किसने भेजा है? कंपनी ने भेजा है उसको 2 हफ्ते के लिए। बीमार पड़ गया, उल्टी सीधी चीज़ें खा ली, यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई खा ली उसने, सही है, पेट खराब हो गया, अब उसने छुट्टी ले ली, लीव, बीमार हो गया वो, डे ऑफ लीव, तो क्या वो लीव वाला डे काउंट होगा? वो भी काउंट होगा। डे दैट एन इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज। अब मिसाल के तौर पर मेरा कोई दोस्त आ गया यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए, ठीक है, और जमात इस्लामी वालों ने महंगाई के खिलाफ धरना कर दिया, रोड जाम हो गया, अब वो जिधर उसको जाना था, जिधर मीटिंग करनी थी, वो हो ही नहीं सकी, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, तो क्या वो दिन उसकी डेज की काउंटिंग में लेंगे हम? बिल्कुल लेंगे भाई। तू आया क्यों पाकिस्तान? आया ही क्यों तू पाकिस्तान? हॉलीडे स्पेंट इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, ठीक है। वही बात, मिसाल के तौर पर हमारा कोई रिलेटिव आया, किसी बिजनेस पर्पज से आया, कोई ऑफिशियल पर्पज से आया, और उसने कहा ठीक है भाई मैं 3 हफ्ते के लिए तो आया हूँ, मेरा 2 हफ्ते में काम खत्म हो गया, अब चलो नॉर्दर्न एरियाज चलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और उसके बाद फिर मैं अपने वतन वापस चले जाऊँगा। तो क्या वो जो 1 हफ्ता आराम करने के लिए, सैर करने के लिए बेचारा नॉर्दर्न एरियाज गया है, तो क्या हम उसे डेज की काउंटिंग में लेंगे? मैंने कहा जी लेंगे सर, डेज की काउंटिंग में तो लेंगे हम उसको, सही है। A day in Pakistan solely by reason of being in transit does not count as a day present in Pakistan. हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा दिन है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए स्पेंड हुआ है, बहुत गौर से सुनना, ये सवालात में आता है, कोई ऐसा दिन है जो पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए स्पेंड हुआ है कि वो इन ट्रांजिट में था। किस में था? इन ट्रांजिट था, ट्रांजिट मोड में था, यानी कि वो पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री जाने वाला था और वो सिर्फ इन ट्रांजिट पर्पसेस के लिए पाकिस्तान के अंदर उसका स्टे हुआ, तो वो इन ट्रांजिट वाला डे काउंटिंग में नहीं आएगा। इन ट्रांजिट वाला डे काउंटिंग में नहीं आएगा। इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, उनको ज़रा आइडिया भी हो इसका मतलब क्या है। इसके 2 मतलब लिए जा सकते हैं। इसके कितने मतलब लिए जा सकते हैं? 2 मतलब लिए जा सकते हैं। मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। पहला मतलब इसका क्या लिया जाएगा, ज़रा गौर से देखना, सब के सब बहुत गौर से देखेंगे, सब के सब बहुत गौर से देखेंगे। मिसाल के तौर पर आज 3 अक्टूबर है, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, मिसाल के तौर पर इधर यूएसए, इधर पाकिस्तान है। अब ऑस्ट्रेलिया से किसी को यूएसए जाना है, उसने फ्लाइट पकड़ी, वो पाकिस्तान पहुंच के उसने क्या किया, उस फ्लाइट ने स्टे लिया, या उसका प्लेन चेंज होना है, ठीक है, फ्लाइट का चेंज ओवर भी होता है ना, उसने ऐसी फ्लाइट बुक, कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है ना, कनेक्टिंग फ्लाइट्स। तो अब मिसाल के तौर पर जिस फ्लाइट से वो बैठा है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर आकर कनेक्टिंग फ्लाइट जाएगी यूएसए, फ्लाइट का चेंज ओवर हो रहा है या स्टे है उसका, और मिसाल के तौर पर उसका पाकिस्तान के अंदर 12 आवर्स का स्टे या 22 आवर्स कर लो, 22 घंटे का स्टे, और वो 22 घंटे के स्टे के बाद अगली फ्लाइट में बैठेगा और कहाँ चला जाएगा? यूएसए चला जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या इस 22 घंटे के स्टे की वजह से ये वाला दिन क्या इसका पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सर ये डे तो इसका सोली फॉर द रीजन ऑफ ट्रांजिट था, तो ये डे की काउंटिंग में नहीं आएगा। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? लेकिन बहुत गौर से समझना मेरे बच्चों, ये मतलब इसका एक मतलब जो इजी मतलब है वो तो ये है इसका, और आप जो पेपर में सवालात में देखोगे वो यही देखोगे कि सवाल आया कि वो पाकिस्तान के अंदर लिख देता है, एग्जामिनर साफ लिख देता है कि मिसाल के तौर पर 3 अक्टूबर का डे है जो मिस्टर फ्रांसिस का पाकिस्तान में गुजरा सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, तो क्या वो तुम काउंटिंग में लोगे?
नहीं लोगे, क्योंकि तुम अक्लमंद मनुष्य हो ना, तुम्हें पता है कि ट्रांजिट वाला डे काउंटिंग में नहीं आता। तो एग्जामिनर ने तो जितने सवाल दिए उसमें बता दिया उसने, तो वो तो यही मतलब लेता है, या आम हालात में तो यही मतलब लिया जाता है कि वो ट्रांजिट में गुजरा तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ये जो इसका स्टे 22 घंटे का पाकिस्तान में होगा ना कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से, ये तो ऑफिशियली कहीं रिकॉर्ड पे आएगा ही नहीं। जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। जब कभी भी पाकिस्तान के अंदर ये 22 घंटे रुकेगा, एयरपोर्ट पे रुकेगा ये, इसके पास पाकिस्तान का वीज़ा तो है नहीं। जब इसके पास पाकिस्तान का वीज़ा नहीं है तो ये 22 घंटे कहाँ रुकेगा? एयरपोर्ट पे रुकेगा। और इमिग्रेशन का स्टैंप पाकिस्तान का लगेगा ही नहीं। पाकिस्तान अथॉरिटी का इमिग्रेशन का स्टैंप इसका वीज़ा पर, पासपोर्ट पर लगेगा ही नहीं। तो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड्स तो ये पाकिस्तान के अंदर कभी आया ही नहीं। क्या बात समझ आ रही? तो क्या इस लाइन के लिखने की भी जरूरत थी कि ये डे काउंटिंग में नहीं आएगा? ये तो लॉ में लिखने की जरूरत नहीं थी। ये वाली बात तो लॉ में लिखने की भी जरूरत थी नहीं, क्योंकि जो ट्रांजिट की वजह से रह रहा है, जो ट्रांजिट की वजह से रह रहा है, वो डे तो आपका पासपोर्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। वो तो इमिग्रेशन अथॉरिटी का वीजा का स्टैंप ही नहीं लगेगा, आपको वीजा ही नहीं मिला, आप उस जुरिस्डिक्शन में, उस टेरिटरी के अंदर एंटर ही नहीं हो सक रहे हो। वो तो आप सिर्फ स्टॉप ओवर के लिए आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो। जैसे बहुत से लोग जब जाते हैं एमिरेट्स के थ्रू जाते हैं सऊदीया के अंदर उमरा करने के लिए, गए होंगे आप लोग जो गए हैं, तो अब अगर आप एमिरेट्स की फ्लाइट के थ्रू जाओगे तो वो आपको पहले दुबई एयरपोर्ट पे फेंक देगा। फेंक देगा से मुराद उतार देगा, मतलब ऐसा नहीं फेंक दे, दुबई एयरपोर्ट के ऊपर आपको उतार देगा, सही है। और दुबई एयरपोर्ट के ऊपर उतार देगा, उसके बाद एक कनेक्टिंग फ्लाइट होगी जो आपको सऊदीया ले जाएगी। तो जितनी देर आप दुबई के अंदर रुकोगे, क्या वो डे दुबई की रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए काउंट होगा? वो डे दुबई की रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए काउंट नहीं होगा। अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि इस लॉ की एप्लीकेशन आएगी कहां पे। ऐसे सवाल में कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल तो ऐड हो गई पिछले साल के बाद मेरी डिक्शनरी में ऐड हो गई, क्योंकि वो वाकया मेरे साथ खुद गुजर गया। तो एक एग्जाम्पल मेरे साथ ऐड हो गई। 2 एग्जाम्पल्स में देता था, 2 एग्जाम्पल्स में पहले देता था, आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, क्योंकि पिछले साल के बाद एक एग्जाम्पल मेरी डिक्शनरी में और ऐड हो गई, क्योंकि वो वाकया मेरे साथ गुजर गया। तो 3 एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपको। पहली एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि जब ये बालाकोट पे जो एयर स्ट्राइक हुआ था, इंडियन एयरक्राफ्ट पेलोड गिरा के चला गया था, और ये अभिनंदन को हमने पकड़ लिया था। अभिनंदन नाम था ना, क्या नाम था? अभिनंदन को हमने पकड़ लिया था। अब ये अभिनंदन को जब पकड़ा था, ये वाला जो पूरा टेन्योर था ना, ये बहुत टेंशन वाला टेन्योर था। ये जितने भी डेज थे ना, ये बहुत बहुत ज्यादा टेंशन वाले डेज चल रहे थे, ये समझ रहे हो? मतलब ऐसा हो रहा था कि भाई अब धड़ाधुड़ूम शुरू हो जाएगा दोनों कंट्रीज के दरमियान। एयर स्पेस बंद कर दी थी पाकिस्तान ने, अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी एयरक्राफ्ट के लिए, इंडिया ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी एयरक्राफ्ट के लिए। अब हुआ क्या इस टेंशन के अंदर, अब जो फ्लाइटें चल रही थी वो तो चल रही थी, तो जो फ्लाइटें पाकिस्तान एयरपोर्ट पर आकर रुकी, अब वो आगे नहीं जा पा रही थी, क्योंकि एयर स्पेस लॉक था। इंडिया ने भी लॉक किया हुआ था, पाकिस्तान ने भी, इस टेंशन के चक्कर में। तो अब जितने भी लोग एयरपोर्ट के ऊपर फंसे रह गए, क्या ख्याल है, 8 दिन 10 दिन 5 दिन 6 दिन उनको वीजा मिला होगा? हाँ मिला होगा, दिया होगा ना। अबे होटल में ठहराया होगा ना, एयरपोर्ट पे मार देंगे, सड़ा देंगे उनको क्या किया होगा? फिर हमने कुछ वीजा दिया होगा, टेम्पररी वीजा दिया होगा, 5 दिन का 6 दिन का, उनको किसी होटल के अंदर ठहराया होगा, उनको कुछ खिलाया पिलाया होगा। बात समझ आ रही है? तो उनको वीजा दिया होगा। तो ये वाला जो वीजा है ना, ये वाला, ये इसमें फॉल करेगा, सोनली फॉर द रीजन ऑफ ट्रांजिट, इन ट्रांजिट। ये रिकॉर्ड पर आएगा ना, ये वीजा के ऊपर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की स्टैंप लगेगी ना। अब वो पाकिस्तान की जो जुरिस्डिक्शन में एंटर हुआ ना, ठप्पा लगेगा, इन और आउट का।
डेट भी इन होगी, डेट भी आउट होगी। तो क्या अब मैं उन डेज को काउंटिंग में लेना चाहिए मुझे? उन डेज को काउंटिंग में मुझे नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर टू, जब आपको याद होगा उससे पहले का वाक़, उससे थोड़ा और पहले चले जाओ, या उससे पहले का था, हाँ शायद उससे पहले, कोविड। अभिनंदन वाला बाद में हुआ ना एपिसोड, अभिनंदन वाला पहले हुआ था, कोविड। अब कोविड के अंदर आपने देखा होगा अचानक कंट्रीज ने अपनी अपनी, जैसे ही उनको पता लगा भाई ये तो इस कंट्री के अंदर कोई केस उमड़ आया है कोविड का, तो दूसरे मुल्क ने बोला अरे भाई तेरा तैयारा ही नहीं उतारेंगे हम। अरे भाई वो जो तैयारा ऑस्ट्रेलिया से उड़ के पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर आया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक केस रिपोर्ट हो गया भाई, वो पाकिस्तान के अंदर उड़ के आ गया। अरे भाई यही तैयारा तो यूएस में जाने वाले, यूएस वालों ने बोला नहीं 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 भाई इसको आप वहीं रखो, हमारे पास हमें चाहिए ही नहीं है बंदे। अरे भाई फंस गए लोग, फंस गए, एक महीना फंस गए भाई लोग, उससे ज़्यादा फंस गए। तब वो जो फंस गए, अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कहीं तो ठहराया होगा ना हमने उनको, भाई किसी होटल में खाना पीना दिया होगा ना, कुछ किया होगा ना, तो उनको वीज़ा इशू किया होगा। तो जो वीज़ा इशू किया होगा, क्या वो डेज की काउंटिंग में आएगा? नहीं आएगा, वो डेज की काउंटिंग में नहीं आएगा। ये 2 एग्जाम्पल्स तो मैं देता रहा। अब आ जाओ तीसरी एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि ऐड हो गई डिक्शनरी के अंदर। पिछले साल जो मेरे साथ हुआ, क्या हुआ मेरे साथ, मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ ट्रैवल कर रहा था उम्रे के लिए, ठीक है। तो मैं था, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी। तो जर्नी कुछ इस तरह से प्लान्ड था, एमिरेट्स की फ़्लाइट थी और पहले दुबई था, दुबई का 4 दिन का वीज़ा लिया हुआ था, 4 दिन दुबई में स्टे करना था और फिर 4 दिन के बाद उम्रा प्लान था, ठीक है। और उम्रा प्लान था और उसके बाद फिर रमज़ान में वापसी थी, चौथे पाँचवें रोज़े को हमारी वापसी थी। तो हुआ क्या कि फ़्लाइट जब यहाँ से, जब सऊदीया से जब वापस आ रहे थे हम, जिद्दा एयरपोर्ट से जब फ़्लाइट ने उड़ना था, तो वो फ़्लाइट हो गई डिले। 1 घंटा डिले नहीं, 2 घंटा डिले नहीं, 4 घंटे भी डिले नहीं, 10 घंटे डिले हो गई, ठीक है। यानी वो फ़्लाइट उड़नी थी हमारी सुबह के 7-8 बजे और वो फ़्लाइट उड़ी है हमारी, नहीं और भी ज़्यादा, 6-6:30 बजे उड़ी फ़्लाइट, शाम के 12 घंटे, ठीक है। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, उस फ्लाइट ने फिर दुबई एयरपोर्ट पहुंचना था। और जब मेन फ्लाइट लेट हुई तो मेन और कनेक्टिंग के बीच में 4 घंटे का फ़र्क था। अब जब मेन फ्लाइट ही 10-12 घंटे डिले हो गई तो उसका कनेक्शन तो छूट गया, कनेक्शन तो छूटते गए, वो अपनी फ्लाइटें तो दुबई एयरपोर्ट से तो चल रही है ना। तो अब जब हमारी फ्लाइट थी तो जाहिर सी बात है दे हैड टू एस्टेब्लिश अ न्यू कनेक्शन, और वो न्यू कनेक्शन, अब हम दुबई एयरपोर्ट में रात को पहुंच गए, कनेक्टिंग फ्लाइट थी सुबह की, अगले दिन वही घर वाले इंतजार करते रह गए, बच्चे पागल हो गए, इंतजार ही कर रहे हैं अब्बा कब आएंगे हमारे। आ रहा हूँ भाई, आ ही रहा हूँ। अच्छा इतना डिले हो गया। तो फिर अब पॉलिसी, एयरलाइन की पॉलिसी थी, एमिरेट्स की ये पॉलिसी थी कि अगर तो जो डिले है वो 8 घंटे से ऊपर का हो या पता नहीं कितने घंटे से ऊपर का हो, दे गिव अ स्टे, वो फिर स्टे देते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे ही हमारी फ़्लाइट दुबई एयरपोर्ट के ऊपर लैंड की तो फिर 1 दिन का वीज़ा इशू किया, ठीक है। वो 1 दिन का वीज़ा इशू किया। अब वो अच्छा, जब 4 दिन, मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई गया था, मैं इससे पहले भी उम्रे के लिए गया था और इससे पहले 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह हज का सफ़र हुआ था, 13 तो सऊदी जाना हुआ था। मुझे कभी शौक़ भी नहीं रहा किसी और कंट्री जाने का, कभी दिल भी नहीं किया कि किसी और कंट्री जाऊँ घूमूँ, बस अपना मुल्क अच्छा लगता है मुझे, घूमना फिरना भी अपने मुल्क में ही अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब अपने मुल्क की करेंसी ऐसी हो गई कि कहीं और जाओ तो आपका दिल ही दुखता है, ठीक है। नहीं, अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरती रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी जाता हूँ मैं। ये तो अपनी अपनी खैर प्रेफरेंस की बात है, अपनी अपनी पसंद की बात है, लेकिन अपने मुल्क में घूमना, इट हैज़, आप यूँ समझ लो बिल्कुल ऐसी कन्वीनियंस है जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। कन्वीनियंस ऐसी है, कन्वीनियंस कि आप जिधर जा रहे हो मस्जिद आपको मिल रही है, बात समझ आ रही है, मस्जिद आपको मिल रही है, नमाज आपको मिल रही है,
अगर आप लंबी ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, अब मिसाल के तौर पर आपको वॉशरूम जाना है तो भाई अब मस्जिद है, मस्जिद में जाओ, वज़ू भी कर सकते हो, आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो, कितनी आसानी है। ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए, आपकी करेंसी के अंदर ही आप खा रहे हो तो जाहिर सी बात है एक लिमिटेड अमाउंट ही जाती है जो आम होती है। जब आप दूसरे कंट्री में जाते हो आपको पता लगता है भाई। तो मैं फर्स्ट टाइम बस मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने बोला उम्रा करने तो जा रहे हैं, चलो 4 दिन दुबई का भी वीज़ा ले लेते हैं, दुबई का भी वीज़ा ले लेते हैं। तो मैंने फिर जो शॉर्ट वीज़ा होता है दुबई का, शॉर्ट वाला वीज़ा ले लिया 4 दिन का। मैंने कहा जाके देख लें दुबई कैसा है। तो उस वक्त फिर अंदाज़ा हुआ कि मेरे जैसा बंदा है या हम जैसे जो मेरे जैसा नेचर है, मुझे कहीं और मज़ा नहीं आ सकता, ख़ास तौर पर ऐसे कंट्री के अंदर। मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग थी और वो मुल्क बिल्कुल अलग निकला। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई एक इस्लामिक कंट्री है, कुछ ना कुछ तो इस्लामिक टाइप नज़र आएगा, लेकिन वो बिल्कुल ही एक अलग, एक दुनिया ही अलग बन चुका है दुबई। जो जा चुके उनको ज़्यादा अच्छा पता है, रिलेट कर पा रहे हैं वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो दुनिया ही अलग बन चुका है दुबई। ठीक है, वो यूरोप भी क्या होगा जो दुबई बन चुका है। ठीक है, सारा यूरोप तो सारे अंग्रेज, सारे गोरे वो वहाँ थे, इंतहा दर्जे की बेहयाई बेगैरती वहाँ थी। ठीक है, तो बस वहाँ जाकर ना कहीं घूमने फिरने का भी दिल नहीं चाहा, कहीं जाने का भी दिल नहीं चाहा। बस मेरा ये दिल चाहा 4 दिन गुजारूं होटल के अंदर, होटल से जाऊं, नमाज़ पढ़ूं, वापस से होटल, नमाज़ पढ़ने का भी ऐसा होता था यार, अजीब बेहयाई बेगैरती रोडों पे। ठीक है, और ऐसा लगता था वो हम जाते थे, ऐसा लगता था पता नहीं कौन जा रहा है, टोपी दाढ़ी पहन के। जाहिर सी बात है यही हमारा वज़ाक़ता, यही है फिजिकल अपीयरेंस, यही है। कहीं जाओ तो बस वो गौर गौर से देख रहे हैं, पता नहीं कौन से लोग आ गए, किस दुनिया के लोग आ गए। ठीक है, मस्जिद में भी जाके आपको दाढ़ी टोपी वाला नहीं मिलेगा बंदा। हाँ भाई, मस्जिद के अंदर भी सारे पैंट शर्ट वाले फैशनेबल लोग, भाई दाढ़ी टोपी वाले बंदे आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि इसको कहते हैं ना नाम का इस्लामिक मुल्क, एक सिर्फ और सिर्फ नाम का इस्लामी मुल्क है, बस वो रह गया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, वो अंडर वाटर एक्वेरियम देखने के लिए मॉल ऑफ दुबई के अंदर था वो, अल्लाह माफ़ करे, तो वहाँ पर चले गया, मुझे तो पता नहीं था क्या चीज़ है वो। इतना मुझे इंतहा दर्जे का अफसोस हुआ, चलो बेहयाई बेगैरती तो अलग ही थी, इतना मुझे इंतहा दर्जे का अफसोस हुआ कि नमाज के टाइम पर अजान की आवाज़ नहीं आई उस मॉल के अंदर। नमाज के टाइम पर उस मॉल के अंदर अजान की आवाज़ नहीं है। कम से कम पाकिस्तान के अंदर जितने मॉल हैं, बड़ा बड़ा हर फ्लोर पर जो भी प्रेयर्स एरिया होता है लिखा हुआ होता है, ये प्रेयर्स एरिया है, ये 2nd फ्लोर पर है। सही है ना, ख़वातीन का प्रेयर्स एरिया अलग बना हुआ है, मेल का प्रेयर्स एरिया अलग बना हुआ है। अजान का टाइम होता है, आपको अजान की आवाज़ आती है मॉल के अंदर, आती नहीं आती है। अब यार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इस्लामिक कंट्री, और आपको पूरे मॉल के अंदर अजान की आवाज़ नहीं आ रही। नमाज का एरिया किधर है उसका कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है, पूछने से पता लग रहा है इधर है नमाज का एरिया, तो बोले इधर नहीं उधर है, उधर नहीं इधर है, इधर नहीं उधर है। अरे भाई है किधर, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। ये इस्लामिक कंट्री है। तो आप यकीन करो, जब वो 4 दिन हुए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उम्रा करने से पहले रखे वो 4 दिन। वरना लोग क्या करते हैं, उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद दुबई जाते हैं, दुबई से फिर वापस आते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐसी कोई बेवकूफ़ी मैंने नहीं की। वो 4 दिन दुबई के उम्रे से पहले के थे। अच्छा, फिर मैंने दिल में सोचा, मैंने अपने अम्मा अब्बा को बोला आज के बाद कभी इधर का रुख नहीं करूँगा, आऊँगा नहीं कभी इधर। देखो, इंसान को पता नहीं होता उसके साथ क्या होगा, इंसान को नहीं पता होता कि अल्लाह पाक ने किधर उसका रिस्क लिखा है, उसने किधर जाना है, उसने क्या करना है। मैंने बोला कभी नहीं आऊँगा इधर में। ऐसा 4 दिन नहीं गुजर नहीं रहे थे 4 दिन। बोले यार 4 दिन कब खत्म होंगे? 4 दिन खत्म नहीं हो रहे, अज़ाब हो गए वो 4 दिन। वो 4 दिन खत्म। उसके बाद देखो अल्लाह का करना क्या हुआ कि जब उम्रे का सफ़र पूरा हो गया तो 1 दिन का स्टे फिर दुबई के अंदर हमारे नसीब में लिखा हुआ था। फिर से वही वीज़ा प्रोसेस, वही सारे लाइन से गुजर के वीज़ा लिया। वो फिर दुबई एयरपोर्ट का एक होटल था, वहाँ पर स्टे दिया और फिर सुबह हमारी वापसी हुई। तो
अब खैर अब आते हैं वापस उसी बात की तरफ। तो वो जो एक दिन का स्टे मिला, जो वीजा का स्टैंप लगा, इन का स्टैंप लगा, आउट का स्टैंप लगा, तो क्या अगर ऐसा किसी के साथ पाकिस्तान में हो जाए तो क्या वो वाला दिन पाकिस्तान की डेज की काउंटिंग में आएगा? नहीं आएगा। सोनली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। ठीक है, उसमें हम कहीं और जा नहीं सकते थे, वो होटल के अंदर ही था। एयरपोर्ट की गाड़ी, एमिरेट्स की गाड़ी ने हमें एयरपोर्ट वो होटल छोड़ा और फिर सुबह सुबह वही गाड़ी एमिरेट्स की हमें एयरपोर्ट के ऊपर छोड़कर गई। तो क्या ये बात सबको समझ आती है? ये डे इन ट्रांजिट आम, ये जो लिखा हुआ है इससे मुराद वो वाला डे इन ट्रांजिट लिया जाना चाहिए है। प्रैक्टिकली वो वाला डे इन ट्रांजिट लिया जाना चाहिए है, क्योंकि ये वाला जो डे इन ट्रांजिट है ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। क्या बात समझ आ गई? लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम के अंदर इसी तरह का सवाल आता है कि भाई इधर से उधर जा रहा है और एक दिन डे इन ट्रांजिट, तो डे इन ट्रांजिट आपको बोल दिया जाएगा तो वो आपको डेज की काउंटिंग में नहीं लेना। सबको ये बातें समझ आ गई हैं? सर वो जो टेंपरेरी वीजा है वो भी काउंट नहीं होगा ऑफिशियल रिकॉर्ड? कौन सा वाला बेटा? टेंपरेरी जो एक आध दिन के लिए जो देखो एक आध दिन वाला जो मैंने आपको वही बोला ना, ये तो डे सोनली फॉर द रीजन ऑफ क्या था? ट्रांजिट था। ये वाला तो काउंट में नहीं, ये वाला काउंटिंग में नहीं आएगा। ये वाला वीजा काउंटिंग में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टूरिस्ट वीजा हो तो वो तो काउंटिंग में आएगा ना। समझ आ रही है बात? कोई किसी ने शॉर्ट टूरिस्ट वीजा लिया है, 15 दिन का वीजा लिया है, किसी ने शॉर्ट टूरिस्ट वीजा लिया है, तो वो तो काउंटिंग में आएगा ना। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, तो अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो क्या आप दिन काउंट कर सकते हो? ये मैं रब कर दूं? बातें नहीं होंगी बेटा। मिस्टर अजहर arrived in Pakistan on 13 September 2023 and met his friend in Karachi. He then visited Lahore to meet his relatives on 25th September and also conducted few business meetings and seminars in Lahore and Islamabad. From 14th March till 28th March. He then left for Dubai on 12th May to conduct a seminar and returned back on
27 में determine based on the days of करो कैलकुलेट। रीड कर रहा हूँ, जिनको समझ नहीं आ रही मेरी राइटिंग एक ही दफ़ा रीड करूँगा, सुन लो। ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपको कुछ रीडिंग में मसला हो रहा है तो मैं कहता जा रहा हूँ, सुन लो। मिस्टर अजहर अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन कौन सी सितंबर 18th सितंबर एंड मेट हिज फ्रेंड इन कराची। 13th लिखा हुआ है, अच्छा हाँ 13th लिखा हुआ है। ऑन 13 सितंबर, 18th नहीं है 13th है, ठीक है। ऑन 13th सितंबर, ठीक है। He then visited Lahore to meet his relatives on 25th September and also conducted few business meetings and seminars in Lahore and Islamabad from 14th March to 28th March. He then left for Dubai on 12th May to conduct a seminar and returned back on 27th May. रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकालना है और उससे पहले नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस भी निकालना है। नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं। नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, एक आंसर आया 277। जरूरी नहीं है इनका आंसर सही हो, सब अपने अपने आंसर बताएं। मशवरा नहीं होगा बेटा, बिल्कुल मशवरा नहीं होगा, अपना अपना आंसर, फिक्र अपनी अपनी। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, छुपाएं अपना आंसर, छुपाएं, कोई चीटिंग ना कर ले। हाँ छुपाना है आपने। बताओ दोस्तों, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ पता नहीं सर, कुछ पता नहीं। बोलो। डेज बोलो, किसके आए? एक स्टूडेंट के आए हैं कितने? 277, 244, एक आया 229, एक आया 243, 242 और बताएं बताएं, एक्चुअल जेन्युइन जो आपके डेज आए वो बताएं। 240, जिसके इसमें लिखे हुए हैं वो ना बताए। किसी का कोई अलग नंबर आया है? पता नहीं, हो सकता है कोई भी सही ना हो सकता है कोई भी सही ना हो इसमें से। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चा कहते हैं 245, वो आ गया इसमें? नहीं, 245 नहीं आया, तो ऑनलाइन वालों का भी हम एहतराम करेंगे। 242 आ गया इसमें, इस लिस्ट में आ गया। किसी का आंसर, किसी के जज्बात और एहसासात बोर्ड पर कलम बंद होने से रह गए हो? 256 भी है। और बोलो, है 241? नहीं, ये रहा 240, 242 भी लिखा हुआ है। हाँ भाई, क्या आप लोगों के जज्बात आ गए हैं बोर्ड पे? आप लोगों के सबके आ गए? 241 आ गया, जज्बात आ गए आपके बोर्ड पे बेटा। अब आप देख सकते हो
डेज की काउंटिंग है, महीनों के डेज वही हैं जो आपके लिए हैं, वही सबके लिए हैं, वही मेरे लिए हैं। सवाल वही है जो बोर्ड पर है, कॉन्सेप्ट वही हैं जो मैंने बता दिए हैं, मज़ीद कोई कॉन्सेप्ट इसमें डेज की काउंटिंग का तो नहीं है। एक और आंसर आ गया है मार्केट के अंदर 259, 277, ये आ गया बेटा आपका। ठीक हो गई बात। और आपको पता है मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो रैंडमली डेट्स लिख दी हैं, मैं तो अभी कैलकुलेट करूँगा, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। सही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें गलती का चांस होना नहीं चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे वाइड एरे ऑफ आंसर्स। 291। तो आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ में उम्मत का इख्तिलाफ कितना ज़्यादा है। तो आप सोचें कि कोई टेक्निकल सवाल, बड़े सवालात होंगे तो उसके अंदर कितनी गलतियां आप लोग करते होंगे। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था 278। बस यार अब इसके बाद बंद करेंगे अब, सही है, वरना तुम लोगों की फरमाइशें ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमें उंगलियों पर डेज़ की काउंटिंग भी नसीब सही से नहीं हो रही होगी। आप लोग डेज़ की काउंटिंग भी ठीक से नहीं कर रहे होगे। तुम खामोश बैठे हुए हो, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अमार। क्यों, तुम्हारा आ गया? तुम्हारा? अबे भाई 365 से ऊपर तो नहीं आ रहा तेरा, बहुत ज़्यादा से क्या मुराद है भाई? जो भी आ रहा है बता। 300 तो बता दे भाई, बता दे। 300 प्लस नहीं, एग्जैक्ट बताना भाई। 312। ओ भाई देख ले भाई, 365 के अंदर है ना 339। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वाकई में दिन हैं कितने। अब कर लूँ मैं, अब कर लूँ, आप लोगों का टाइम खत्म हुआ, अब मैं कर लूँ। हमने कहा मिस्टर अजहर अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 13 सितंबर, 13 सितंबर को पाकिस्तान में आया। तो हमने कहा सर 13 सितंबर को आया, और अब हमने देखना ये है कि पाकिस्तान से कब निकला। हमने क्या देखना है? पाकिस्तान से कब निकला। लेफ्ट फॉर दुबई ऑन 12 मई, और फिर पाकिस्तान में कब आया? रिटर्न बैक ऑन 27 में। और साल कब खत्म होता है? टैक्स ईयर खत्म होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म होता है 30 जून। अच्छा बेटा, बस कर लो, अब कर लो, अब जो भी होगा वो पता लग जाएगा, अब जो भी होगा पता लग जाएगा। हमने कहा अब हमें डेज गिनने हैं। सितंबर के कितने डेज हैं? तो सितंबर के डेज, कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसा भी होगा जिसने 30 में से 13 लेस कर दिए होंगे। 30 में से 13 लेस कर दिए होंगे। आपने बोला हमसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन होगा? 30 में से 13 लेस कर दो, 27 डेज। ए बेवकूफ़ बच्चों, 13th डे भी काउंटिंग में आना चाहिए। अगर आप 30 - 13 कर दोगे तो 13th डे निकल गया, 13th डे निकल गया। हमें 13 को भी काउंटिंग में लेना है, क्योंकि हमने ये देखा था पार्ट ऑफ द डे दैट इंडिविजुअल डे ऑफ अराइवल काउंट होगा, डे ऑफ अराइवल काउंट होगा। देखो रूल में पहला लिखा हुआ ना, डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि 30 में से अगर किसी ने 13 को लेस कर दिया तो ये आएगा कितना? 17, लेकिन उसमें फिर उसको +1 भी करना पड़ेगा। इसका मतलब कि सितंबर के कितने दिन होंगे? सितंबर के 18 दिन होंगे, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के, फेब के, मार्च के, अप्रैल के और मई के। 12 वाला काउंट होगा जी सर, जिस दिन जा रहा है वो भी काउंट होगा। ये सब ऐड करो। अब इसके ऐड करने में अगर मुख्तलिफ आंसर्स आए ना, इसका मतलब तुम लोग सीए करने का काबिल तो नहीं हो। 240
242। फिर क्या सीन है, फिर ये 27 को, फिर ये निकल गया ना। अब ये 27 को वापस आया। मई में कितने दिन, 27, 28, 29, 30, 31, कितने दिन हुए? मई के 5 दिन और जून के कितने, 30। कैलकुलेटर से सम करो जरा, कितना आता है? कैलकुलेटर बच्चे चला भी रहे हैं, अफसोस की बात है। क्या आता भाई बोलो? 277। तो उसका मतलब पहला वाला आंसर ठीक था। किसका आया था 277? सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों का, अफसोस की बात है। जिसका 277 आया था उसका ठीक है, गुड। बाकी सारे के सारे बच्चे डेज की काउंटिंग सही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी या तो उंगलियां ज़्यादा हैं या कम हैं, या उंगलियों के पीछे हड्डियां नहीं है, इतना गोश्त चढ़ गया है, या हड्डियां बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गई बात? तो क्या ये डेज की काउंटिंग में आपको पता लग गया, रियलिटी चेक मिल गया थोड़ा सा कि डेज की काउंटिंग भी मसाइल का शिकार है? तो क्या हल है इसका? प्रैक्टिस इसका हल है। ठीक है, प्रैक्टिस इसका हल है। अच्छा भाई, तो एक और सवाल क्या भी करेंगे आप? ये वाला सवाल करो, पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे दिसंबर 2002 सीए फाइनल वाला सवाल है। ये करो ज़रा। इसमें डेज की काउंटिंग निकालनी है और रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। डेज की काउंटिंग निकालनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। इसमें बेनिफिट्स दिए हुए हैं, सैलरी की डिटेल्स दी हुई हैं, क्या सैलरी है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो आपके किसी काम का नहीं है। आपके काम का ये है कि पाकिस्तान कब आया, कब गया। पेज नंबर 11 2B, दिसंबर 2002, मिस्टर विलियम डी नायरो। पेज नंबर 11 नहीं है, 12 है? अच्छा 12 होगा, मेरे पास पुरानी बुक है ना, अब तो तुम्हारे पास नहीं आएगी बुक। पेज नंबर 12 होगा, ठीक है। मिस्टर विलियम डिनायरो, मिस्टर विलियम डिनायरो वाला सवाल कर रहे हो, उसके अंदर सैलरी के बेनिफिट्स वगैरह जो दिए हुए हैं तुम्हारे किसी काम के नहीं है। बातें नहीं होंगी तुम लोगों की। ये तुम लोग क्यों इतना हंस रहे हो मेरे बच्चों? इधर ये वाली लाइन, आखिरी वाली लाइन क्यों इतना हंस रही है? हाँ, तुम इधर उधर पीछे नहीं देखो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। जोड़ियाँ, जिसकी जोड़ियाँ होती हैं वो मैं नज़र में रखता हूँ, और वो जोड़ियाँ टूट जाती हैं, फिर तोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देता हूँ मैं। तो अगर किसी की कोई है आपका जोड़ीदार, तो उससे बातें नहीं करो, ताकि मुझे पता ना लगे कि आपका जोड़ीदार है, वरना चेंज हो जाएगी सीट। बात समझ आ रही है? उससे बात ना करो, जानबूझ के मुझे दिखाने के लिए उससे बात ही ना करो, ताकि मुझे पता ही ना चले। समझ रहे हो बात को? खुफिया रखो मुझसे, मुझे धोखा दो, मुझे धोखा दो, उससे बात ही ना करो, ताकि मुझे पता ही ना लगे। सब अपना अपना सवाल करेंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। बेटा आप उनके हैंडआउट में क्यों देख रही हैं? आप क्यों देख रही हैं जी? हैंडआउट नहीं है? हैंडआउट जिसके पास नहीं है वो सेल फोन से निकाले और उस सेल फोन में देखे। चले खैर, देख लें, लेकिन आंसर मत देखिएगा एक दूसरे के। कोई बात नहीं, अगर किसी के पास एक ही हैंडआउट है वो शेयर कर ले, लेकिन कैलकुलेशन अपनी अपनी, आंसर अपना अपना। डेज, क्या क्या डेज आ रहे हैं बेटा? 187 आया है, 184 भी आ गया है, 185 भी सुना किसी का, मैंने किसी का आया है 185। 155 आ गया तुम्हारा। अच्छा, और किसी का? कोई और वेरिएशन है? बताओ और कोई?
किसने कैलकुलेशन ही नहीं की? सबने कैलकुलेट कर लिया? So 187 आ रहा तुम्हारा, 187। बाकी 126। भाई तेरा 186 आ रहा, 122, 126। खैर, इन शॉर्ट बात यह है कि 187 के अलावा जितने आंसर्स हैं वो सारे गलत हैं। 187 इज़ द राइट आंसर। है कैसे वो बता दूँ मैं आपको। हमने देखना ये है कि पाकिस्तान में कब आ रहा है, कब जा रहा है। मिस्टर विलियम डी नायरो साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद पीटीवी to assist in making a film on wildlife sanctuaries. He landed in Pakistan on 29 अगस्त 2007। तो हमने कहा ये आया कब? 29 अगस्त 20x7। पाकिस्तान से गया कब? पीटीवी क्रू लेफ्ट फॉर ऑफशोर ट्रेनिंग। देखो, ऑफशोर ट्रेनिंग के लिए पीटीवी क्रू लेफ्ट किया कब? 15/12/20x7। फिर कब आया पाकिस्तान? फिर हमने कहा ये आया 14 अप्रैल 20x8 को। और फिर कब गया? फिर हमने कहा फिर सर ईयर एंड हो गया। ईयर एंड हम तो टैक्स ईयर के हिसाब से चलते हैं, तो फिर इसका मतलब 20x8 तक पाकिस्तान में ही रहा, उसके बाद का हमसे ताल्लुक नहीं है। हम तो 20x8 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं ना। देखो सवाल में क्या बात हुई हुई है, व्हाट इज द टैक्स स्टेटस ऑफ मिस्टर नायरो फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ईयर 20x8, यानी 2008 का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें पता करना है। तो 2008 का नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो जितने भी दिन रहा हमसे अभी उसका लेना देना नहीं है, हम 30 जून तक के लिए कंसर्न्ड है। आ जाओ ज़रा देखते हैं। 29 अगस्त को आया, इसका मतलब अगस्त के कितने दिन ले लूँ? अगस्त के 3 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के, दिसंबर के कितने? हाँ, दिसंबर के 31 नहीं भाई, दिसंबर के कितने? 15। तो ये सारे मिला के कितने हो गए? 109। 14 अप्रैल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल का 30 का महीना होता है। 30 में से 14 लेस करो, बचे 16, फिर +1 भी करना पड़ेगा ना, +1 भी करना पड़ेगा। 17 हो गए। अप्रैल के 17, मई के 31, जून के 30, कितने बने? 78। आप ऐड करो तो ये बन जाएगा 187। इसका मतलब ये डेज के हिसाब से रेजिडेंट हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? सबको क्लियर है ये बात? ज़बरदस्त हो गई बात। अब क्राइटेरिया के अंदर सी वाला तो मैं कल बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल्ड है। डी वाला आसान है, वो तो जल्दी से पढ़ लो। डी वाला आसान है, डी वाला अभी हम पढ़ लेते हैं, सी वाला कल बताऊंगा। सी वाला कल बिल्कुल टाइम से आ जाना, लेट ना होना, क्योंकि सी वाले के ऊपर एक चार्ट बनेगा, वो मैं चार्ट एक्सप्लेन करूंगा आपको। चार्ट बना के समझाना पड़ेगा मुझे ये, फिर आपको इस समझ आ जाएगा। सही हो गई बात? अभी मैं डी वाला बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर इज रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। से क्या मतलब हुआ? हमने कहा सर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेजिडेंशियल स्टेटस की बात हो रही, और क्राइटेरिया कौन सा वाला? डी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही। कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का नौकर है वो, पाकिस्तान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। सैलरी कौन दे रहा है उसको? सैलरी उसको गवर्नमेंट दे रही है। तो हमने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर हमने पोस्ट कर दिया है बाहर, पोस्टेड अब्रॉड, पोस्टेड अब्रॉड, पोस्टेड अब्रॉड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर हमने बाहर पोस्ट कर दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट ने उसको कोई जिम्मेदारी देकर बाहर की कंट्री में पोस्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे सफ़ीर होते हैं, पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर तैनात कर दिया यूएसए के अंदर। अब वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना सफ़ीर
यूएसए में तैनात कर दिया है, यूएसए के अंदर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वो पूरा साल यूएसए में ही रह रहा है, पूरा साल वो यूएसए में ही रह रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा? जी होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉय है और पाकिस्तान ने उसको पोस्ट किया है अब्रॉड, तो वो किधर का रेजिडेंट कहलाएगा? वो पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। इसी तरह कोई मिनिस्टर है, वो फॉरेन विजिट्स पर है, फॉरेन मिनिस्टर है, अब वो फॉरेन मिनिस्टर है, उसके फॉरेन विजिट्स हो रहे हैं, कभी एक कंट्री, कभी दूसरा कंट्री, कभी की तीसरा कंट्री, साल के आखिर में देखा तो 190 दिन दूसरे कंट्रीज में रहा है और पाकिस्तान के अंदर बहुत कम दिन रहा, ठीक है? तो क्या वो 190 दिन जो दूसरे कंट्रीज में रहा उसकी वजह से क्या हम उसे नॉन रेजिडेंट बोल देंगे? नहीं सर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ की वजह से पोस्टेड अब्रॉड रहा, इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि हम उसे पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट कंसिडर कर लें। उसके फिजिकल प्रेजेंस अगर ना भी हो उसकी ड्यूटीज़ की वजह से, चूँकि वो पोस्टेड अब्रॉड रहा, वो फिर भी क्या कहलाएगा? पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। क्या ये बात याद रहेगी? सिंपल है क्राइटेरिया। सी वाला क्राइटेरिया कल हम पढ़ेंगे, फिर ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आगे भी बढ़ जाएंगे। सी वाला क्राइटेरिया 15 मिनट लेगा, 15 से 20 मिनट लेगा, इसको हम डिस्कस कर लेंगे कल। बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है आपने, लेट नहीं होना, ठीक है मेरे बच्चों? थैंक यू सो वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू। खुद अपनी मर्जियों से अब्रॉड पोस्टेड नहीं है, पोस्टेड अब्रॉड नहीं है, पोस्टेड अब्रॉड नहीं है, खुद अपनी मर्जी से किया हुआ है, तो फिर वो दिन उसके बाहर की काउंटिंग में आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।